अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 में से, वो भी आपका एक इंतहाई अहम टॉपिक है। और पिछली क्लास के अंदर हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें से एक लास्ट न्यूमेरिकल जो 17.6 आपका रह गया था, वो भी डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 17, और चैप्टर नंबर 17 का नाम है आपका एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं मॉडर्न फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को, जो कि क्वांटम फिज़िक्स भी कहलाती है। अब आज जो हमें डिस्कस करना है उसके अंदर सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम नंबर 17.6। जिसने ये प्रॉब्लम्स कर ली है उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं करी है उसके लिए ये कि एक नज़र आप देख लें। वजह ये है कि ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके पास पेपर में अक्सर व बेशतर आ जाती है। आसान है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं करी है वो लाजमी इसको कर लीजिएगा एक बार, और जिन्होंने कर ली है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें इसके अलावा डिस्कस करना है आज ब्लैक बॉडी को, कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। कि वो ब्लैक बॉडी नहीं है जो आपके दिमाग में आ रही हो, जो कि आजकल अमेरिका के अंदर मसले चल रहे हैं। इज समथिंग डिफरेंट। इसके अलावा हमने देखना है कि ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन किस तरह होती है, और व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉल्ड, कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स में जो साइंटिस्ट थे, उनके अंदर एक वेन्स साइंटिस्ट था जिसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इसलिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है। फिर आपका साइंटिस्ट था स्टीफन बोल्जमैन। तो उसने भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक। एवन रेले एंड जीन्स ने भी इसको एक्सप्लेन किया था, दोनों ने। लेकिन ये तीनों लॉज जो है वो किसी हद तक कामयाब हुए थे और किसी हद तक नाकाम भी रहे थे। फाइनली जो ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया वो था आपका फोटोन के कॉन्सेप्ट से मैक्स प्लांक्स ने। तो मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम फिजिक्स की बेसिकली बुनियाद रखी, और इसने लाइट को एज अ क्वांटम, इसका एनर्जी का पैकेट डिफाइन किया, क्वांटम जिसको हम फोटोन कहते हैं, जिसको हम आज भी देखेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए अपने पास, कि जिस जगह पर भी टू बी नोटेड लिखा हुआ आ जाए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिसके टॉप पे टू बी नोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने ये चीज़ अपने रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लेनी है फेयर वर्क की तरह। जैसे अगर पेपर के अंदर सवालात आ जाए तो उसका जो आंसर होगा वो टू बी नोटेड है, मतलब कि आपने ये नोट कर लेना अपने। बाकी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेनेशन के एतबार से कोई डिटेल में चला जाऊँ तो वो नेसेसरी नहीं है कि आपने कॉपी करना है, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा टू बी नोटेड। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17.6 से। तो न्यूमेरिकल नंबर 17.6 क्योंकि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, तो पिछले टॉपिक से ही हम इसकी हेल्प लेंगे। इसके अंदर आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम। आपने वेलोसिटी और मोमेंटम दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है ऑफ अ पार्टिकल, एक ऐसे पार्टिकल की हुज रेस्ट मास इज एम नॉट, जिसका रेस्ट मास जो है वो एम नॉट है, एंड हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। ये यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट दिया था, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। तो देखिए डेटा के अंदर सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने लिखा कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है कि क्या होगी, हमें रिक्वायर्ड है मोमेंटम रिक्वायर्ड है कि वो क्या होगा। ठीक है, और उसका जो मास है वो उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है रेस्ट मास एम नॉट ही दिया हुआ है। इसका मतलब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता, एम नॉट ही लेके चलूँगा। और कहता है एक चीज़ सिर्फ बताई उसने, और वो चीज़ क्या है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं के से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वो बराबर है इसकी रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट के। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी रेस्ट एनर्जी बराबर है। इसके अलावा इसने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पूरे सवाल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस लिहाज से थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लगता है, लेकिन इतना कोई खास मुश्किल न्यूमेरिकल है नहीं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा भी आप दोनों देख लें। यानी कि एनर्जी वाला तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन ज़रा अगर मैं आपको समझाऊँ इसको मास वाले तरीके से, ज़रा वो देख लें। कि देखिए सबसे पहले तो आपने लगाना है काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला, कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के। और फिर मास वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं कि एम बराबर होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई, क्योंकि देखिए मोमेंटम के लिए आपको मास चाहिए होगा, तो मास वाला फार्मूला लगाते हैं 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है ना, और एम नॉट उसका रेस्ट मास है, जबकि एम उसका होगा मूविंग मास। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये दो फार्मूले यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, अब सबसे पहले जो ऊपर वाला फार्मूला है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी को इसने रिलेट करा था, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखें सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने कह दिया कि भाई क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है के प्लस ई नॉट, और आपने कहा है कि जो के है वो बराबर है ई नॉट के, तो इसका मतलब ये हो गया जहाँ पर के आ रहा है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई नॉट रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एनर्जी इक्वल्स टू इसकी जगह भी ई नॉट रख दूंगा, प्लस इसकी जगह भी ई नॉट रख दूंगा। इसके बाद होगा ये कि ई जो है वो बराबर हो गया किसके, ट्वाइस ऑफ ई नॉट के। ई की जो वैल्यू है हम जानते हैं वो बराबर होती है एम सी स्क्वायर के। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टू एज इट इज़, ये हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर में कैंसिल कर देता हूँ, तो पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो एम है, और एम कितना है, ट्वाइस ऑफ एम नॉट। यानी कि अगर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो तो उसका रेस्ट मास डबल हो जाता है, उसके उसका जो टोटल मास है वो डबल हो जाता है उसके रेस्ट मास के। तो ये हमने सबसे पहले मास निकाल लिया। अब क्योंकि मास कैलकुलेट कर चुके हैं तो वेलोसिटी निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे कि हम फार्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। m की जगह मैं रख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एम नॉट, तो मैंने इसकी जगह रख दिया 2m0 इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। m से अगर आप m कैंसिल कर दें, m नॉट से m नॉट, तो देखें वेलोसिटी वो वाहिद वेरिएबल है इस सवाल में जो बचा है। इसके लिए आपने पूरे सवाल को सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करने के लिए वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 - v² अपॉन c²। एंड आगे मज़ीद किस तरह आपने लेके चलना है, आपने इसको उस तरफ भेज देना है, पूरा फैक्टर उठ के दूसरी तरफ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - v² अपॉन c² इज इक्वल टू 1/4, और v² अपॉन c² बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजा 1/4 को इधर लिया 1 - 1/4। एलसीएम वगैरह ले लें तो आपके पास आ जाएगा 4 - 1 3/4 c², और जब स्क्वायर रूट भी आप ले लेंगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। ये रूट लेने के बाद की कहानी है, ठीक है। ये आपने वेलोसिटी निकाल ली। अब क्योंकि हमें मोमेंटम रिक्वायर्ड था, तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे। मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। मास है इसका ट्वाइस ऑफ एम नॉट, और वेलोसिटी इसकी √3 डिवाइड बाई 2 इंटू सी। 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा √3 एम नॉट सी, और ये आपके पास आ गया इसका मोमेंटम। तो फाइनली हमने जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट कर लिया है। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 17.6 था। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसे अपने पास कॉपी कर लीजिए और पिछली स्लाइड से आप डेटा भी वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा जी, अब जो हमारा टॉपिक है, मास एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक ही चीज़ की दो अलग अलग फॉर्म है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम क्या करने के लिए, इसलिए दोनों का फार्मूला भी सेम है। देखो अब आगे जो है हम ब्लैक बॉडी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा वो देख लेते हैं। अरे यार एंड इतना लेट कॉपी करते हो, इरेज ऑल हो गया। अब रायन क्योंकि इरेज हो चुका है ना, तो जो ये रिकॉर्डेड में आ रहा होगा वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मुझे ना बोल दिया करो कि सर वेट कर लेता हूँ, मैं रुक जाया करूँगा, वरना फ्लो होता है निकल जाता हूँ।
अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर ये सिर्फ समझने के लिए, तो इसलिए आपने इसके ऊपर देखें टू बी नोटेड नहीं लिखा हुआ। ये बात मैंने शुरू में बता दी है, तो इसको ध्यान नशीन कर लें। अब मैंने ये काम शुरू किया कि टू बी नोटेड का मतलब है जो आपने फेयर में आपने काम करना है, और इसके अलावा जो भी होगा उसके ऊपर नहीं लिखा, इसका मतलब वो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, ठीक है। तो इस पर नहीं लिखा हुआ। एक बात जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन है वो ये है कि देखो, कोई भी चीज़ हमें कब नज़र आती है, हम किसी चीज़ को व्यू अगर कर सकते हैं तो वो कब कर सकते हैं। नंबर वन, अगर वो चीज़ खुद जो है वो लाइट को इमिट कर रही है, वो खुद लाइट की सोर्स है, तो हम उसे देख सकते हैं, हमारे लिए वो विजिबल होती है। जो भी चीज़ लाइट की सोर्स है, जैसे अगर एक कैंडल है, अगर आपका एक बल्ब है, अगर आपका सन है जो खुद रोशनी को इमिट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइट की सोर्स कहलाएगी ना। तो इसको हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए शर्त ये है कि इससे निकलने वाली लाइट रे जो है वो हमारी आँख के ऊपर आके हिट होनी चाहिए, ये कंडीशन है, तो हम इसको देख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं कर रहा, रेडिएट नहीं कर रहा, वैसे तो हर ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट नहीं कर रहा, रेडिएट नहीं कर रहा, तो उसे कैसे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स है, मुझे इस बॉक्स को देखना है, तो कैसे नज़र आएगा कि सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़े, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट और मेरी आँख के ऊपर आए, तो भी मुझे ये बॉक्स नज़र आएगा। तो ये मुझे सूरज की रोशनी इसको विजिबल करा रही है। इसीलिए कहते हैं कि मून के पास ना अपनी कोई लाइट नहीं है। मून का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सूरज की रोशनी उस मून के जितने हिस्से पर पड़ती है वो हिस्सा हमें अर्थ पे नज़र आता है। इसीलिए आपको कभी चांद पूरा और कभी आधा नज़र आता है। जितना हिस्सा वो ले रहा होता है सन का, वो हिस्सा आपके लिए विजिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है उस हिस्से से रोशनी। तो शर्त ये है कि रोशनी का आपकी आंख तक पहुंचना ज़रूरी है, उस ऑब्जेक्ट से या फिर डायरेक्ट उस सोर्स से जो लाइट को एमिट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करने के लिए जाते हैं, सर मोमेंटम के लिए मास रेस्ट वाला नहीं, मोमेंटम क्योंकि मूविंग होता है तो रेस्ट वाला मास कैसे ले सकते हैं बेटा। मोमेंटम तो होता ही उस वक्त है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो। अच्छा, अगर कोई चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, तो उस सूरत में वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक नज़र आता है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए। ब्लैक इज़ नॉट अ कलर। ब्लैक इज़ एक्चुअली फिजिक्स के फिनोमेना में इसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट। है ना, ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो, ब्लैक तो कलर ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप। तो ब्लैक का मतलब ये है कि जो चीज़ है उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो तमाम जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो हमें ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। तो व्हेन अ लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, अगर एक लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, तो कितनी चीज़ें पॉसिबल हैं, तीन चीज़ें पॉसिबल हैं। एक है रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, या एब्जॉर्ब हो सकती है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमने फिनोमेना फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये इंतहाई शाइनी सरफेस है, जैसे ग्लास है, मिरर है। तो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, टकराने के बाद वापसी आ जाएगी, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये लाइट जो है वो आपकी क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। दूसरा फिनोमेना क्या होता है कि अगर ये आपका जो सरफेस है ट्रांसपेरेंट है, लाइट इस पर आके टकराए, टकराने के बाद हल्की सी बैंड हो और जो है वो आपकी रिफ्रैक्ट कर जाए, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मे बी लाइट जो आगे पेनिट्रेट कर चुकी है। और तीसरा जो फिनोमेना एब्जॉर्ब होने का, वो क्या है कि हमने लाइट इसके ऊपर फेंकी और सारी की सारी लाइट जो है वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब इसी सिलसिले में जो हमें कलर्स हैं वो नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, सही है, वो गलत, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब। अगर तमाम लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो वो ब्लैक नज़र आता है। लेकिन अगर किसी भी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे तो वो कलर हमें नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जो है वो येलोइश लाइट पड़ती है और ये वाली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी तमाम लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमें वो ब्लू नज़र आएगा। अगर वो इस येलोइश लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो हमें येलो नज़र आएगा। तो जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आँख में फेंकेगा, हमें वो कलर नज़र आएगा इस विजिबल रीजन में। और अगर वो विजिबल रीजन में ना हो तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है जी, फिर वो हमें नज़र नहीं आता ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्लैक नज़र आता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास मज़ीद चीज़ें जो हैं वो समझने की क्या है कि
ऑब्जेक्ट जो है वो कब इमिट करते हैं एनर्जी को या अपने अंदर से लाइट को कब इमिट करते हैं। तो देखो हर वो चीज़ लाइट को इमिट करने की सलाहियत रखती है जिसका टेम्परेचर जो है उसकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो जाए। अगर यानी कि मैं भी लाइट इमिट कर सकता हूँ, मुझ में से भी लाइट निकल सकती है, ठीक है, आप में से भी लाइट निकल सकती है। अगर आपने देखा हो तो वो इंफ्रारेड का फिनोमेना है, ख़ास किस्म के कैमरेज होते हैं जिससे जो आपकी हीट आपके अंदर से निकल रही होती है उसकी जो रेडिएशन है वो जो है ना वो दिखाते हैं। तो वो आपकी लाइट ही तो है जो आप में से निकल रही होती है, लेकिन क्यों आप नहीं, आपके लिए विजिबल रीजन में वो नहीं होती। उसका मकसद ये है कि विजिबल रीजन में आने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए उसकी सराउंडिंग से। और सराउंडिंग में आपको मालूम है कितना टेम्परेचर हमारा लेस हो नहीं सकता। हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर 98 है, तो सराउंडिंग का जो आपका टेम्परेचर होगा वो हमेशा जो है कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो और सन मौजूद है, सन सबको दिखाता है, तो सन जो है ना वो हमारे लिए विजिबल रहता है हमेशा। और अगर हम बात करें सन और कैंडल की, तो कैंडल का जो कलर होता है ना वो येलो होता है, वो सिर्फ एक ही लाइट इमिट करती है, येलो। सन जो है वो तमाम लाइट को इमिट करता है, जितनी भी लाइट जो है ना वो सन के से आ रही है। वाइट लाइट हमें नज़र आ रही है लेकिन एक्चुअल में वाइट लाइट नहीं है, उसके अंदर तमाम लाइट के जो स्पेक्ट्रम है वो मौजूद है। उसके अंदर विजिबल भी मौजूद है और उसके अंदर वो भी मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आते, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वो स्पेक्ट्रम, जैसे कि एक्स रेज और ये गामा रेज और ये। वो अलग बात है कि जो हमारी ओजोन की लेयर वगैरह है वो हमें सेव रखती है, लेकिन सन के पास तमाम किस्म की रेडिएशन मौजूद है जो जो अर्थ तक भेज रहा है। अच्छा, जब भी लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जॉर्व होती है, कुछ लाइट कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ 100% एब्जॉर्ब कर ले सन की लाइट को, जो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो तमाम की तमाम 100% एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम, वो कलर आपको ब्लैक नज़र आता है तो वो हम उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी जो है ना वो कोई दुनिया के अंदर आज तक ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इवन जो कार्बन ब्लैक है वो भी 99% एब्जॉर्ब करता है, अभी भी कुछ पोर्शन बाकी है, यानी कि 1% जो कि एब्जॉर्ब होना है। तो ब्लैक कलर जो भी होता है वो परफेक्ट ब्लैक नहीं होता, परफेक्ट ब्लैक तक अभी हम नहीं पहुंच चुके। 99% तक अगर कोई चीज़ ब्लैक होती है तो वो आपका कार्बन ब्लैक है, ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका ब्लैक बॉडी का, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्या करें कि इसी बात को आगे कंटिन्यू करें। हाँ, इसी से निकला डार्क ब्लैक होल। इफ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब लाइट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि उसका टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब उसका टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो भी रेडिएशन करने लगेगी। एक तो वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रही है और अब वो रेडिएट भी कर रही है। वाइट में वो सारे कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो वाइट कहलाता है। अच्छा, अब देखें, मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को फेंका, ठीक है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होते होते अगर इतना हो गया कि उसकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो अब ये खुद भी रेडिएशन इमिट करने लगेगी। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अक्सर आपने सुना होगा कि जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार ब्लैक पहन के बाहर मत निकलो, वाइट पहन के निकलो ज़्यादातर, यानी कि हल्के कपड़े हल्के कलर पहन के निकलो, ब्लैक कलर पहन के मत निकलो। उसकी वजह बेसिकली यही होती है कि ब्लैक कलर जो है वो तमाम रेडिएशन को, जो वाइट लाइट आती है वो सब की सब एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसकी वजह से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी ब्लैक में। अगर आप वाइट पहन के बाहर निकलेंगे तो वाइट क्या करेगा, जो सन से आने वाली तमाम वाइट लाइट है जिसके अंदर तमाम कलर्स मौजूद है वो सब के सब रिफ्लेक्ट कर देगा, सब के सब रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमारी आंखों में सारे कलर जब एक साथ पड़ेंगे तो हमें वो चीज़ वाइट नज़र आएगी। लेकिन एक अच्छी बात होगी, ना वो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ना जो सूरज से गर्मी पड़ रही है वो आप तक पहुंच रही होगी, ठीक है जी। हाँ, आजकल तो सबने पूरा ब्लैक ही पहन लो, सबसे अच्छा है सूरज की रोशनी में, लेकिन रोशनी ज़रूरी है, ठीक है। लाइट पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मतलब ऐसा ना हो कि आप अंधेरे में जो है वो ब्लैक पहन के बैठ जाओ फिर सर्दी और लगेगी। अच्छा, अब यहाँ अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो लैब के अंदर बनाई जाती है, ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बनाई जाती है, वो किस तरह की होती है
एक ये कॉपर का स्फेयर लेते हैं और उसकी जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनसाइड कॉर्नर्स हैं, ये सारे कॉर्नर्स जो है वो ब्लैक कार्बन से, जो है ना ब्लैक बॉडी नहीं, ब्लैक कार्बन जो है वो जो 99% एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उससे फिल कर देते हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही हम लाइट को इन करवाते हैं, लाइट इससे टकराती है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जाहिर सी बात है, एब्जॉर्ब कुछ हिस्सा, एब्जॉर्ब कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट, तो जो रिफ्लेक्ट होता है वो आगे जाके इससे टकराता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तकरीबन कोशिश करके तमाम लाइट की जितनी भी हमने फॉल करी उसके एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ से टकराई, कुछ हिस्सा अगर रिफ्लेक्ट को भी किया तो वो यहाँ से टकराई, यहाँ एब्जॉर्ब हुआ। कोशिश ये होती है कि 99% जो है ये क्या कर लेती है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है। अब जब इसकी लाइट अंदर ट्रैप हो गई, उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता हम इंसिडेंट कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं इसके ऊपर लाइट, तो क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर ये खुद रेडिएशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक बॉडी, ठीक है। और अगर हम इसके कर्व बनाएं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व बनाएं, तो कुछ इस तरह के कर्व हमें नजर आएंगे। किसके दरमियान ये कर्व बनाए हैं, उस वेवलेंथ का कर्व है जो ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है, यानी कि जब ये हीट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कलर देना शुरू करेगी आपको। तो सारे के सारे कलर एक साथ नहीं देगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको कलर मिलेंगे, ठीक है। कि जब भी इंसिडेंट लाइट जो है वो पड़ती है, ब्लैक बॉडी के होल से इन होती है, तो वो अंदर ट्रैप हो जाती है। अंदर ट्रैप होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है, तो 99% जो है वो लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है। उस एब्जॉर्बशन की वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो है वो लाइट इमिट करती है। और जो ये जो लाइट इमिट करती है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें कि कितने टेम्परेचर पे कितना लाइट इमिट करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को ही एक्सप्लेन करना था। ये जो कर्व बन रहा है, इतने टेम्परेचर पर मुख्तलिफ कर्व बन रहे हैं, ये कर्व को कहा गया साइंटिस्ट से एक्सप्लेन किया जाए कि ये कर्व क्यों बन रहे हैं, किस तरह के बन रहे हैं, यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान जो ये कर्व बन रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करना टारगेट था, जिसको क्लासिकल फिजिक्स ने कोशिश करी किसी हद तक एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो नाकाम हो गई। और फिर इसको मॉडर्न फिजिक्स ने एक्सप्लेन करा। किस तरह एक्सप्लेन करना वो भी हमें देखना है। और ये मैक्स प्लांक्स की थ्योरी थी जिसकी मदद से हमने इसको एक्सप्लेन करा। बाकी जो 3 साइंटिस्ट थे वो, क्योंकि लॉन्ग के अंदर सवाल आता है तो आपने लिखना तो ज़रूरी है, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन किसी हद तक कुछ बातें उन्होंने इसकी अच्छी बता दी थी, लेकिन हाई लेवल पे ये फेल हो जाते थे। मतलब ग्राफ की बीच की वैल्यूज़ को अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कोने कॉर्नर्स की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे ग्राफ की। लेकिन मैक्सवेल ने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था ग्राफ को। अच्छा, तो सबसे पहले आप जो है वो टू बी नोटेड की तरफ आ जाइए। जो चीज़ें आपने नोट करनी है अपने पास लिख लीजिए। सवाल अगर आता है ब्लैक बॉडी से रिलेटेड, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी लिखनी है। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन आपकी बनेगी एक असली में कोई चीज़ ऐसी नहीं हम बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर है। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब ये है कि तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रेडिएट करता है तो 100% रेडिएट भी करता है, तमाम लाइट को रेडिएट भी करता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले रेड कलर में आएगा, फिर ब्लू में आएगा, फिर ग्रीन में आएगा, इस तरह हर कलर को एब्जॉर्ब करे, रेडिएट करेगा, तो ये रेडिएट भी करता है। तो एक ऐसी बॉडी है जो एब्जॉर्ब भी करती है तमाम कलर को, और तमाम कलर को रिफ्लेक्ट भी करती है, रेडिएट भी करती है। अच्छा, अब विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन इट, सारी की सारी रेडिएशन जो इसके ऊपर गिरती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, विद नो रिफ्लेक्टिंग पावर, और इसकी कोई रिफ्लेक्टिंग पावर नहीं होती। मतलब ये रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकती, अंदर ट्रैप हो गई तो हो गई, हालांकि कुछ हो जाता है रिफ्लेक्ट, लेकिन हम ये मानते हैं कि 100% आपका क्या हो जाए, ट्रैप हो चुका है, और ये कुछ भी जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, अंदर ही ट्रैप होता रहेगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो होल है ना वहाँ से बाहर, इसलिए तो उसको गोल बना के एक छोटे से होल से लाइट को इन करवाते हैं, ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम, ठीक है ना, अंदर ही ट्रैप रहे। तो फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, when a temperature of a black body increases it start to emit radiation from it। जब भी हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक इंक्रीज आता है, वो लाइट को इमिट करने लगती है, या वो रेडिएशन को अपने में से इमिट करने लगती है। और इस रेडिएशन की जो इस इमिशन ऑफ लाइट है या इमिशन ऑफ रेज है, रेडिएशन है, इसको हमने नाम दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें, इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इतनी जगह हम अगर मान लें, इसमें से जो लाइट रेज निकल रही हैं, ठीक है,
और कितने टाइम में यहाँ से निकल रही है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम इंटेंसिटी कहते हैं। क्योंकि देखो जितनी कम जगह से लाइट ज़्यादा गुजरेगी उतनी उसकी इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितने कम टाइम में ज़्यादा गुजरेगी उतनी ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी आपकी डिपेंड करती है किस पे, एरिया पे और टाइम पे। तो इसीलिए एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, अगर हम उसका और वेवलेंथ का, जो वेवलेंथ वो इमिट कर रही है, जैसे अगर रेड इमिट कर रही है तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है, अगर वो ब्लू इमिट कर रही है तो ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, अगर वो ग्रीन इमिट कर रही है तो ग्रीन की वेवलेंथ क्या होती है, अगर हम उसके दरमियान ग्राफ को प्लॉट करें तो जो ग्राफ हमें हासिल होता है उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बनानी होंगी और ये जो डायग्राम है ये भी आपने शो करनी होगी, ठीक है जी। अब ये जो ग्राफ इस तरह बन रहा है ये मैं आपको एक वर्चुअल लैब जो सॉफ्टवेयर है उससे भी आपको मोर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह आप इसे देख सकते हैं। खुद भी अगर देखना चाहें तो, मतलब खुद देखना ऑब्जर्व करना चाहें तो किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, ये है ना आपका, ये टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर को अगर मैं कम या ज़्यादा करूँ तो देखो ग्राफ किस तरह वेरी कर रहा है, आपने ये देखना है गौर से। ये ग्राफिकल नेचर जो है ना इसका ये समझना है, और इसी नेचर को साइंटिस्ट से कहा गया कि एक्सप्लेन करें। ये जो नेचर है वो मैं स्लाइड दोबारा लगा दूंगा बेटा, वो सेव है। इसी नेचर को साइंटिस्ट से कहा गया है कि एक्सप्लेन करें कि देखें ये जो वेवलेंथ आपको दिख रही है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। देखो ये वेवलेंथ जो है वेवलेंथ मैक्स, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, तो ये किधर शिफ्ट हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाने, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, वेवलेंथ कहाँ जा रही है, शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वेवलेंथ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, आगे की तरफ आ रहा है। देखो अगर ये डॉट आगे की तरफ आने लगे तो समझो वेवलेंथ बढ़ रही है, पीछे की तरफ जाने लगे तो वेवलेंथ कम हो रही है। अगर इसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाने, जैसे कि सन का टेम्परेचर जो है ना, सन का टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट कितना होता है, सन का टेम्परेचर होता है 5750 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर, यानी कि एग्जैक्टली ये है सन का टेम्परेचर 5850 ऑलमोस्ट। तो देखो उसका कलर किस तरह का होता है, वो उसका जो सन का कलर है वो ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ना वाइट और ये सब मिक्स, इस तरह का कोई कलर होता है। इसी तरह कोई भी प्लैनेट हो जो उसका कलर नज़र आता है वो उसी से नज़र आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही नज़र आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप के जो कर्व, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व हैं, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है जिनका टेम्परेचर हम जाके मेजर नहीं कर सकते, सन का टेम्परेचर कोई भी जाके मेजर नहीं कर सकता, लेकिन इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से बड़े आराम से बता सकता है कि किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा अगर वो उसके कलर से आइडिया लगाना चाहे तो, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, क्लियर है। अब ज़रा आप आ जाएं, दोबारा डायग्राम वगैरह बना लें और जो फेयर वर्क है वो कॉपी कर लें, सारा आपका फेयर वर्क, ठीक है जी। अच्छा भाई रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, अच्छा जी। अब आगे चलें, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व मैंने और डिटेल में समझा दिया। इसके अंदर जो आपका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेन्स, सबसे पहले इसने कोशिश करी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की। वो मून का पार्ट ब्लैक नहीं होता, वहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही होती, वहाँ रोशनी नहीं पड़ रही तो वो जाहिर जब रोशनी पड़ेगी उसे भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रोशनी नहीं पड़ेगी तो फिर ज़ाहिर ब्लैक ही नज़र आएगा ना। जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के हम तक पहुंचती है तो वो चीज़ हमें विजिबल नज़र आती है। वो इसलिए विजिबल नहीं है कि लाइट उस पर टकरा नहीं रही, जब टकराएगी तो वो तमाम कलर रिफ्लेक्ट करेगा, वो परफेक्ट, वो ब्लैक है ही नहीं, वो वाइट है। अब एक वाइट कलर का कपड़ा है मेरे पास, मैंने पहना है, मैंने आज मैं वाइट ड्रेस में आया हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है मैं वाइट ड्रेस में आया हूँ, आप देख सकते हो मुझे मैं वाइट ड्रेस में आया हूँ? नहीं, क्योंकि आप लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप तक नहीं पहुँच रही ना, ठीक है ना। इवन अंधेरे में मैं जाके खड़ा हो जाऊँ वाइट ड्रेस पहन के, मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। ये लॉ जब जहाँ पे टू बी नोटेड आए ना बेटा, कितनी बार बताऊँ, वो नोट करना है, जहाँ पे टू बी नोटेड आए वो पार्ट आपने नोट करना है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने नोट करनी होगी, लेकिन ऊपर लिखा होगा जो आपने नोट करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन है ज़रा उसे देखिएगा कि विंस ने किस तरह इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो मैं तो ब्लैक भी नज़र नहीं आऊँगा, क्यों नज़र आऊँगा, मैं उसको बता रहा हूँ कि जिस पे लाइट ही नहीं पड़ रही हो, यानी कि आपके एंगल से लाइट नहीं पड़ रही हो, आपको नहीं नज़र आएगा।
यानी कि मैं अंधेरे में खड़ा हो जाऊँ, चलो इस तरह समझ लो, मैं अगर अंधेरे में जाके खड़ा हो जाऊँ और मैं आपसे बोलूँ मैंने किस कलर का ड्रेस पहना, आप नहीं बता सकते। लाइट इस वक्त मेरे से रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन आपकी आंखों से नहीं टकरा रही ना। वो लाइट जो मेरे से रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपकी आंखों से नहीं टकरा रही है, आप मुझे नहीं देख सकते। ठीक है ना, या तो लाइट मुझे में से रिफ्लेक्ट करे और आपकी आंखों से टकराए तो आप वो कलर देख सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक सारे कलर एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मून ब्लैक नहीं हो सकता। मून पे जब लाइट पड़ती है तो वो किस कलर को रिफ्लेक्ट करता है? वाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना। देखो आपके पास वाइट कलर का कपड़ा है, आप उसे अंधेरे में ले जाके रख दें, अंधेरे में, अंधेरे में, और फिर आप उसे बोलें कि वो ब्लैक है, तो कोई मानेगा? अंधेरे में तो नज़र ही नहीं आ रहा, वो हर चीज़ ब्लैक है। कभी लाइट बुझा के ना चीज़ों को देखो, वो सारी ब्लैक ही नज़र आती है ना। अब जब आप उसको वहाँ से बाहर ला के रोशनी में रखोगे तो पता चलेगा ना वो किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर आप कहोगे कि उसका कलर क्या है। वो जो ब्लैक स्पॉट है वो एक अलग फिनोमेना है, कुछ कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्टिंग है, कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो ब्लैक अपेयर होने लगता है। ठीक है। अच्छा अब देखिए, असल में जो मैं समझाना चाह रहा था, सर ये बताएं कि ग्राफ नोट में, जी जी ये ग्राफ आपने नोट्स में बनाना है, जो आप बनाने के लिए जा रहे हैं टू बी नोटेड के अंदर, पीछे था ना ग्राफ, टू बी नोटेड वाले पोर्शन में था, तो अब दोबारा नहीं बनाना है, एक बार ही बनाना है। बुक में भी बना हुआ है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है बुक के अंदर, उसके अंदर वो कलर वाला निस्ता नहीं है, उन्होंने उसी तरह किया जैसे मैंने आपको बताया ना, विजिबल रीजन को उन्होंने लाइनों से शो कर दिया, क्योंकि कलर तो नहीं है ना बुक आपकी। अच्छा अब यहाँ देख लें, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ आ जाए। वेन्स डिस्प्लेसमेंट ने जो है वो जो ब्लैक बॉडी का कर्व है उसको एक्सप्लेन करा लैम्डा मैक्सिमम से। अच्छा लैम्डा मैक्सिमम क्या है कि देखिए आप नोटिस करें कि ये जो वेवलेंथ है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किस तरह? यहाँ वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ वाला पोर्शन है ना, ये वेवलेंथ वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी, यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो और ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगी, और ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह देखूँ इस डायरेक्शन में, तो ये लैम्डा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट्स 1 2 3 4, ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि आपकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? देखो एनर्जी है वाई एक्सिस पे, जितना ऊपर उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना नीचे उतनी कम एनर्जी। तो नज़र ये आ रहा है जो एनर्जी है वो आपकी गिर रही है, एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है लेकिन ह्यूज अमाउंट में हो रही है, बहुत सारे अमाउंट के अंदर हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत कम, हल्की सी गिरी, हल्की सी गिरी, हल्की सी एनर्जी गिरी, इस तरह नहीं गिराफ बन रहा, बहुत ह्यूज अमाउंट में अचानक से आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन 3 पॉइंट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बहुत बड़ा जो चेंज आ रहा है, इसको विंस ने एक्सप्लेन करा किस तरह, कि विंस ने कहा, Wien's law states that dominant wavelength at which a black body emits electromagnetic radiation, मतलब जो लैम्डा मैक्सिमम है ये उसका नाम दे रहा है, जो टॉप मोस्ट कॉर्नर के ऊपर आ रही है, जो ग्राफ है उसके पीक के ऊपर जो आ रही है उसको इसने डोमिनेंट वेवलेंथ कहा है। डोमिनेंट वेवलेंथ एट विच द ब्लैक बॉडी emits electromagnetic radiation इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकता हूँ, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर ही होता है ना। तो देखें ये क्या है आपका, लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ठीक है, ये इसने पहला रिलेशन जो है वो डेवलप करके दिया, और इसकी मदद से इसने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ग्राफ दिए ना, उसने ऑब्जेक्ट्स के जो कलर्स हैं उनको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का क्यों नज़र आता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेड क्यों नज़र आता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ग्रीन है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। अगर एस्ट्रोनॉट बॉडी है मेरे पास, आसमान के ऊपर मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, और वो जो है जैसे हम तो नहीं देख सकते, लेकिन जो टेलीस्कोप वगैरह है उसकी मदद से बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं जो आपके एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं, तो उसका जब वो कलर देखते हैं ना तो उस कलर से उसके टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो कलर से किस तरह टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये इसने बताया। किस तरह बताया, देखो ये जो आपका कलर है, अगर इस तरह का कलर जो है वो आपका इमिट हो रहा है,
तो इसका मतलब ये इस पोर्शन में आ रहा है, ये कलर इस पोर्शन में लाई कर रहा है, तो इस पोर्शन पे जो ग्राफ होता है वो कितने टेम्परेचर पे होता है, 2000 केल्विन। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन होगा। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ये जो कर्व है ये 5000 केल्विन के ऊपर है। 5000 केल्विन पे वो यहाँ कहीं कर्व आ रहा है, तो उसका मतलब ये जो लाइट है, लाइट के कलर को शो कर रहा है। तो देखो सन आपका इसी कलर का नजर आता है, जिस कलर का ये है। तो सन का कलर, क्योंकि टेम्परेचर इसके अराउंड है, करीब करीब है, ठीक है। और अगर आ जाए एक और प्लैनेट जो कि अब्जॉर्ब हुआ है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो अब्जॉर्ब हुआ है रीगल के नाम से, तो इसका जो सरफेस का टेम्परेचर अगर हमें वो पता करना है, वहाँ जाके तो नहीं पता करेंगे, थर्मामीटर लेके वहाँ तो नहीं जाएंगे। तो ये जो ग्राफ के अंदर यहाँ पर ये पॉइंट है, हम ये चेक करेंगे कि इसका जो कलर है वो इससे मिलता जुलता है, इससे मिल रहा है। तो ये ग्राफ का वो पोर्शन है जहाँ पे बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो 12000 केल्विन तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो हम ज़मीन पे रह के आसमान पर मौजूद ऑब्जेक्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं, या उनके बारे में एक आइडिया एटलीस्ट दे सकते हैं। 100% एग्जैक्ट वैल्यू का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, उसके लिए कलर की जो वो है कैलकुलेशन बड़ी परफेक्ट करेंगे तो उसके बाद हो सकता है 100% भी कह दें। लेकिन अब आजकल कलर भी तो आपने देखा है ना, फोटोशॉप पे जाओ कितने टाइप के आ गए, तो उसके हिसाब से फिर इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट हम बता भी सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, ये जो आपका लॉ है जिसको हमने कहा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसकी मदद से। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, जो कॉपी करने वाला पोर्शन था वो भी देख लें, या आपने कॉपी कर लेना अपनी रजिस्टर्स में। ये इसका लॉ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो बी कांस्टेंट है यहाँ पे, बी अपॉन टी। और बी जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, विंस कांस्टेंट भी कहलाता है, और इसकी वैल्यू यहाँ नीचे दी हुई है 0.0029 केल्विन मीटर। केल्विन मीटर क्यों है, क्योंकि देखो वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर और टेम्परेचर की होती है केल्विन, तो टेम्परेचर अगर उधर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन मीटर। डायग्राम अब ये दोबारा नहीं बनेगी, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना उसमें एक ही बार आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद दोबारा ये डायग्राम नहीं बनेगी। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ से यहाँ तक इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कॉपी करनी है, मैथमेटिकल वर्जन। अच्छा भैया, असल में थोड़ी देर की खामोशी भी होती है, खामोशी भी रिकॉर्डिंग क्लास में आएगी, लेक्चर लंबा हो जाता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि जो आपका आयरन है, आयरन को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो रेड कलर में आता है, फिर वो ऑरेंज कलर में आता है, फिर वो येलो में आता है, और अगर हम उसको और टेम्परेचर देने में कामयाब हो जाए तो वो ब्लू में जाएगा और फिर वाइट हो जाएगा। तो आयरन भी एक तरह से देखो ब्लैक बॉडी की एग्जाम्पल है, कि वो रेडिएट कर रहा है अपने में से, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट कर रहा है एनर्जी अपने में से, जबकि पहले उसका कलर वो नहीं था, कलर उसका वेरी कर रहा है। चलो ये भी है, हाँ स्किप कर देंगे खामोशी, ठीक है। वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, कन्वर्ट होने में टाइम लेती है, मुझे भागने की जल्दी होती है, बस ये बात है। अच्छा जी, ठीक है जी, ये आपका कौन सा लॉ कहलाता है, ये आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है ना। इस लॉ ने जो लिंक किया वो किन चीज़ों को किया, इस लॉ ने लिंक किया टोटल एनर्जी फ्लक्स। फ्लक्स एनर्जी का वही हो गया, देखो फ्लक्स अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एनर्जी का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, एनर्जी का फ्लक्स भी तो वही होगा, एनर्जी इनटू एरिया। तो एनर्जी के फ्लक्स के ऊपर इसने बात कही कि एनर्जी का फ्लक्स यानी कि लाइट जो गुजर रही है कहीं से ब्लैक बॉडी में से, और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन। इसने दो चीज़ों का रिलेशन जो है वो एब्जॉर्ब किया, और एक्चुअली जो टेम्परेचर है उसकी फोर्थ पावर से रिलेट करा, इतना जो है वो हाई लेवल का रिलेशन था टेम्परेचर और आपका एनर्जी का। इनका ताल्लुक तुर्की से है, बोल्ट्जमैन, अल्लाह जाने, हो सकता है वो। द हॉटर द बॉडी द मच ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी और फ्लक्स इट रेडिएट। जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स उसमें से आउटवर्ड आ रहा होगा और आपकी आंखों से टकरा रहा होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, देख लीजिए, अपने पास नोट भी कर लीजिए कि द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया
इसको करेक्ट कर लीजिएगा, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एरिया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। इसका मतलब ये है कि जो आपका टेम्परेचर का चेंज है, अगर मैं उसकी बात करूं, हम 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, हम 2 डिग्री बढ़ा रहे हैं, अगर मैं 2 डिग्री बढ़ा दिया तो 2 की पावर 4 देखो कितना होता है, 16 हो जाता है। तो 16 टाइम्स एनर्जी में चेंज आएगा, बहुत तेज चेंज आएगा। इसीलिए आप ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कितना तेजी का चेंज नजर आ रहा है, टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाने से ग्राफ कैसे शूट कर, एनर्जी के अंदर कैसी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो यही इसके अंदर यही दिखा है कि टेम्परेचर और एनर्जी का जो रिलेशन है वो फोर्थ पावर से रिलेट हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट आया वो क्या था, वो था आपका सिग्मा। सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी जो वैल्यू है ये याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू है 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर, या जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट बन सकती है, यूनिट आप बनाना चाहें तो। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे बोलना इसलिए ज़रूरी है कि सेंटीग्रेड और जो आपके फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर स्केल है वो एसआई के अंदर नहीं होते, एसआई के अंदर आपका केल्विन है, तो केल्विन टेम्परेचर इसलिए कहा जाता है मेनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है वो आपका सन जो है वो आपका, उसके पास टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूँ उसको देखें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट रेज पर सेकेंड आपकी आँख के अंदर इंटर हो रही हैं, आपके लिए वो इतना विजिबल नहीं, मतलब इतना आसानी से देखना आपके लिए मुमकिन नहीं है उसको, सन को देखना, ठीक है। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर कूल है, आप अर्थ में कहीं पर भी देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र अर्थ से हो रहा है वो आपकी आंख जो है वो उसे बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड देख लें, इसको नोट कर लें, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ही आपका यहाँ से लेके, जब भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन आएगी आपने 4 लॉ एक्सप्लेन करने होंगे। 2 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी, एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया है और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया, अभी 2, ठीक है। अभी 2 बाकी हैं आपका, रिले एंड जीन्स और मैक्स प्लांक। तो ये लॉन्ग के अंदर आता है आपका 7 नंबर का सवाल, इसके अंदर भी छोटी 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 डिटेल्स लिखनी होती है, ज़्यादा बड़ी डिटेल्स नहीं लिखनी, बस रिलेशन बताने कि उसने किस रिलेशन को ड्राइव किया, ठीक है। ये स्लाइड भी देख लें आराम से तसल्ली से, कोई सवाल वगैरह है तो कर लें इससे रिलेटेड, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें कि वाई इज दिस कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसने बताया कि जो अमाउंट आपका जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, इट इज़ वेरी सेंसिटिव विद इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बहुत सेंसिटिव, टेम्परेचर की मतलब 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ाओ तो एनर्जी के अंदर कितना ह्यूज चेंज आ जाता है, इतना सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन किया इसने किसी हद तक इस लॉ ने, ठीक है, ये आपने नोट नहीं करना। इसके बाद आपका रिले एंड जीन्स लॉ आता है, जिसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो आपके 5 मिनट बाकी हैं, पॉसिबल नहीं होगा इसको एक्सप्लेन करना, आ जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपका काम कंप्लीट है। जो भी नोटेड वाली चीज़ें थी वो देख लीजिए एक बार, और जब भी आपका ब्लैक बॉडी का लॉन्ग के अंदर सवाल आ जाए तो आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है ब्लैक बॉडी की, और ये डायग्राम बनानी है, पहला पोर्शन। इस डेफिनेशन का एक 0.5 नंबर होता है, इसका 0.5 नंबर होते हैं, और 1 नंबर आपको इससे भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपकी डायग्राम है, इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। जब भी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। इसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके अंदर ये ग्राफ आपने दोबारा ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि आप ये ड्रॉ कर चुके हैं, आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मैथमेटिकल और इसका जो स्टेटमेंट है वो अपने पास लिखना है कि विंस ने किस तरह इसे एक्सप्लेन किया था, बस दैट्स इट। ये 1 नंबर का आ जाएगा फिर आपके पास। वो कलर नहीं, वो तो चीज़ों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक होल जिसकी आप बात करो ना एहसन लियाकत,
वो इतना खतरनाक है कि वो पूरी पूरी चीज़ें एब्जॉर्ब कर जाता है, मतलब अगर अर्थ उसके करीब चली गई तो अर्थ भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद आपके पास आया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये देख लीजिए अपने पास, यहाँ से यहाँ तक आपने कॉपी करना है। यहाँ पर आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। ये 0.0029 जो है वो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट निकालते हैं, हर कांस्टेंट अलग होता है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ब्लैक होल है, क़यामत आएगी सारे ब्लैक होल में ही चले जाओगे, सब गायब हो जाओगे। कहते हैं कि ब्लैक होल ऐसा है कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भी कनेक्ट हो सकता है, या अल्लाह जाने, ये हर चीज़ को खा जाता है। ये कॉपी करना है जी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी आपने कॉपी करना है, और यहीं पर आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये कॉपी